प्रोग्राम शऊर सहर में हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान आबिद सहर। हमेशा की तरह मुनफरिद मौजू मुनफरिद शख्सियत के साथ आज भी हाजिर खिदमत। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ रखते हैं। बहुत सारे अफराद के मुख्तलिफ़ मशगले हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो डाक टिकट्स कलेक्ट करने में अपना सानी नहीं रखते। बहुत सारे अफराद कॉइन्स जमा करना उनकी हॉबी है। कुछ अफराद ऐसे हैं कि जो बॉल पेन्स जमा करते हैं। कुछ अफराद मोबाइल्स के नित नए डिज़ाइंस उनकी कलेक्शन उनकी हॉबी है। मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ किस्म की हॉबीज़ के हामिल रहे। आज हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक बहुत प्यारी सी शख्सियत जिनका मशगला करेंसी नोट जमा करना है। आज स्टूडियो में हमने जिस मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को दावत दी, मेरी मुराद वाजिबुल एहतराम जनाब सैयद नदीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ हॉबीज़ हुआ करती हैं, मशगले हुआ करते हैं, और आपका ये मशगला करेंसी नोट जमा करना है। ये करेंसी नोट को जमा करने का ख़्याल कैसे आपको आया? करेंसी नोट जमा करने का ख़्याल मुझे ऐसे आया कि बचपन में मैं अपने वाले साहब को देखा करता था, तो वो इस तरह के कोई नोट्स जमा किया करते थे। तो वहीं से उनको देखते देखते मेरा भी शौक़ बेदार हुआ और ये इस तरह आप कह सकते हैं कि मुझे ये शौक़ विरसे में मिला है। अच्छा, वालिद साहब जो बचपन में जमा किया करते थे नोट, जो वो बेचारे काम करके और उजरत के तौर पर लाया करते थे, वो नोट होते थे या कोई मखसूस किस्म के? नहीं, वही जब क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनको जो तनख्वाह मिलती थी तो उसमें अमूमन जो थे वो नए नोट भी आ जाया करते थे। तो उसमें से जो नए नोट अच्छी हालत में होते थे उसमें से वो उसको डिज़ाइन वाइज जमा करते थे। तो इस तरह मुझे भी इसका शौक़ पैदा हुआ और नए नोट या तो हमें ईद के मौके पे मिला करते थे और बाज़ औक़ात जो है तनख्वाह के साथ जो वालिद साहब को मिला करते थे तो वो फिर हमें जेब खर्च के लिए दिया करते थे। तो इस तरह से फिर हमारा ये शौक़ बेदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हमने इस पे स्टार्ट लिया और इस तरह से हमारा ये शौक़ आगे बढ़ा। शाह साहब, ये नए नोटों का आपने जो तज़किरा किया, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि बचपन में हमें याद है कि ईदी के तौर पर मिला करते थे और हम बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे। या इसके साथ साथ एक और जो रिवायत हमारी देरीना रिवायत रही है वो ये कि शादी वगैरह के जो फंक्शंस हुआ करते थे वहाँ दूल्हा को जो हार डाला करते थे उसमें भी नए नोटों पर वो हार मबनी हुआ करता था, नए नोटों के साथ हार बनाया जाता था। तो उस हवाले से आप क्या कहना पसंद करेंगे? आपने बजा फरमाया है। ये जो रिवाज कह लें, रिवायत कह लें, सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इन दो ममालिक के अलावा और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि शादी ब्याह की तकरीबात में हम लोग नोटों को, करेंसी नोटों को, नए करेंसी नोटों को से जो हार बनाकर वो पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं ईद अपने शादी के मौके पर। तो इसकी वजह से बहुत सारे करेंसी शाह साहब, नोट मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ रिवायात हुआ करती है। आप फरमा रहे हैं कि ये हमारे यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये चीज़ जी सामने आई है, तो ये एक खूबसूरत रिवायत है, आप समझते हैं? मैं इसको खूबसूरत रिवायत तो नहीं कह सकता। इसमें जस्ट ये है कि पैसे की नुमाइश, इसका पहला जो मुझे समझ में आता है कि पहला जो तरीका है वो इसको पैसे की नुमाइश है। और लेकिन इसका नुकसान ये है कि इस तरह जो नोट हैं और उनके ऊपर जो तहरीरें हैं, ये जो नोटों का एक मुल्क का वक़ार या उसका तशख़्ख़ुस होता है वो मजरूह होता है। यानी इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हैं कि करेंसी नोटों को हार में इस्तेमाल किया जाए, क्या आप यही फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी वजह शादी? इसकी वजह ये है कि जैसे हर मुल्क का एक तशख़्ख़ुस उजागर करने में करेंसी नोट एक अहम किरदार अदा करते हैं, किसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो उसका तशख़्ख़ुस उजागर करते हैं। जब हम करेंसी नोटों को तरोड़ मरोड़ कर और डिज़ाइनिंग के साथ और स्टेपल करके और उसमें सुराख करके जब नोटों के हार की शक्ल उसमें देंगे तो उनमें सारे नोट वो बदनुमा हो जाते हैं और काबिल इस्तेमाल तो रहते हैं, लेकिन उनका जो एक तशख़्ख़ुस है मुल्क की वो ख़राब हो जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि
जब हम स्टेप्स करते हैं उन नोटों को, उनमें पिनें लगाते हैं या उनको में पिरोया जाता है, तो उससे करेंसी नोटों का लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाता है लाइफ टाइम भी बिल्कुल कम हो जाता है उनका, और उनकी खूबसूरती मांद पड़ जाती खूबसूरती है। मान पड़ जाती है। अच्छा, ये चीज़ जो आप इस वक्त यहाँ फरमा रहे हैं स्टूडियो में बैठकर, ये कानूनी हवाले से भी इसके हवाले से कुछ फरमाना पसंद करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी। कुछ लोग अपनी नोटों के ऊपर तहरीर भी किया करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरात हमारे सामने आई हैं इसमें। तो कुछ जो थे उसमें तारीफ़ी कलमात लिखे होते थे, कुछ में नारे लिखे होते थे, कुछ इस तरह की तहरीरें हमें नोटों पर मिलती थीं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले ही इसके पे पाबंदी लगाई है ताकि नोटों का मुल्क की शख्सियत उजागर हो, तशख़्ख़ुस उजागर हो और इसका तशख़्ख़ुस बहाल रहे। तो इसलिए पाबंदी लगाई इसके ऊपर, और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ कम होती आ रही है। और इस सिलसिले में आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स ने भी एक मुहिम शुरू की थी, जिसके खातिर ख़्वाह नताइज ये निकले कि अब लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर बेदार होता जा रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुल्क के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में ये शऊर आ रहा है और मेरा ख़्याल है कि अब ये आइंदा हमें बहुत कम देखने को मिलता है। शाह साहब, ये जो आप नोट जमा करते हैं, कलेक्शन आपके पास मौजूद है, बहुत उम्दा सी कलेक्शन, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस टाइम पीरियड के नोट आपने शुरू में रखे, इसकी तरतीब क्या है? इसमें ऐसे है, कुछ लोग वर्ल्ड वाइड तमाम ममालिक के नोट्स जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो किया है सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के करेंसी नोटों को अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाया है। और इसको मैंने पाकिस्तान, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया, तो मेरी कलेक्शन वहीं से शुरू होती है। शाह साहब, आप फरमा रहे हैं कि 1947 में जिस वक्त तक़सीम हिंद का वाक़या हुआ और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त से आपने उस वक्त के टाइम पीरियड के नोट जो हैं आपने वहाँ से जमा करने शुरू किए। तो 1947 को जिस वक्त पाकिस्तान बना, तो उस वक्त पाकिस्तान के पास क्या मिंट्स मौजूद थी करेंसी नोट बनाने के हवाले से? किस तरह से 1947 में तो नहीं बने थे पाकिस्तान में नोट? पाकिस्तान में क़याम के साथ ही कोई फौरी तौर पर ऐसी मिंट मौजूद नहीं थी जिसमें पाकिस्तानी नोट प्रिंट करके उनका इजरा किया जा सके। ताहम ये किया गया था कि जो ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया के नोट, करेंसी नोट सर्कुलेशन में थे, उन्हीं के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान उर्दू में और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश में रीप्रिंट करके या ओवर प्रिंट करके उनको इस्तेमाल किया गया। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो जो ब्रिटिश इंडिया की करेंसी थी उसमें वो एसेट्स जो पाकिस्तान के हैंड ओवर किए गए, उसमें हुकूमत पाकिस्तान उर्दू और इंग्लिश में प्रिंट किया गया और वो नोट ओवर प्रिंट कहलाए। जी, ये इसको आप कह सकते हैं कि फ़ौरी तौर पर इस मसले का हल ये निकाला गया, क्योंकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि फ़ौरी तौर पर मिंट कायम की जाए और वहाँ से करेंसी नोटों का इजरा किया जाए। तो नज़रिया ज़रूरत के तहत जो करेंसी पाकिस्तान के हिस्से में आई और हिंदुस्तान से उनको मिली, तो उसको ओवर प्रिंट करके फ़ौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया और सर्कुलेशन में लाया गया। वो ओवर प्रिंट जो नोट हैं, जी शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि वो इस वक्त मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो अंदाज़ा उनकी तादाद पाकिस्तान में कितनी की होगी? इसकी तादाद के बारे में तो मैं वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि वो बहुत कम मिक़दार में रह गए हैं। क्योंकि काफ़ी नोट जब विड्रा होते हैं या लोग बैंकों में जाकर उसको एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारे नोट इस तरह वापस गवर्नमेंट के ख़जाने में चले जाते हैं, जिनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है मतरूक होने के बाद। कलेक्टर्स के पास बहुत कम तादाद में जो उस वक्त कलेक्टर्स थे उनके पास मौजूद थे, और उनके बाद ही ये सिलसिला जिनके पास मौजूद थे इस वक्त वही सर्कुलेशन में हैं और उनकी तादाद कोई ज़्यादा नहीं है। शाह साहब, जब करेंसी नोट कोई भी कंट्री उसे
विड्रा करती है, उसको मतरूक करार देती है, तो फिर वो एक ख़ास टाइम पीरियड अपने आम अवामुन्नास को बता दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड तक इनको चेंज करवाया जा सकता है। तो पब्लिक जो है वो जाहिर है कि उनके लिए वो एक कागज़ से ज़्यादा हैसियत के हामिल नहीं हुआ करते उस मखसूस टाइम पीरियड के बाद। लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद भी आप उस किस्म के नोटों को जमा करना अपनी हॉबी बता रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? इसमें मुमकिन ऐसे है कि जो उस वक्त कलेक्टर्स थे, जो जिनकी हॉबी थी, जो शौक़ रखते थे, तो उन्होंने अपनी कलेक्शन में एक से ज़ायद नोट्स रखे हुए थे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम कलेक्टर्स आपस में एक्सचेंज भी करते रहते हैं अपनी हॉबी को, मशगले को तरक्की देने के लिए। तो आपस में एक्सचेंज भी करते हैं। एक कलेक्शन बनाने का एक सोर्स या ज़रिया ये भी होता है। तो इसी वजह से जो उस वक्त नोट कलेक्टर्स के पास एक से इजाफ़ी नोट्स थे या इजाफ़ी चीज़ें थीं, तो वो उन्होंने एक्सचेंज के ज़रिए बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुँची हैं। शाह साहब, ओवर प्रिंट जो नोट हैं, हमारे नाजरीन को आप क्या इस वक्त दिखाना चाहेंगे कोई एक एग्जांपल कोई ओवर प्रिंट जी की? मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। इसमें ये ब्रिटिश इंडिया के नोट थे। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वहाँ पर ये मुस्तमिल थे, इस्तेमाल हो रहे थे। और पाकिस्तान को जब जितने हिस्से में करेंसी आई उसको जब हैंड ओवर की गई, तो उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान और ऊपर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवर प्रिंट करके इनको यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया। इस वक्त ज़ेर नज़र आप ये नोटों पर देख रहे होंगे, ये 1 रुपये के वैल्यू में एक डोमिनेशन में है, और ये 10 रुपये के नोट पर आप देख रहे हैं। ये ओवर प्रिंट जो पाकिस्तानी नोट हैं, ये 1 रुपया है, 10 रुपया है, और इसके अलावा कौन कौन सी वैल्यू इसके के थे? अलावा इसमें जो था 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया। अच्छा, 100 रुपये का फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर ओवर प्रिंट नोट पाकिस्तान का मौजूद है और वो बड़ी अच्छी हालत में है, तो अंदाज़ा वो इस वक्त भी 100 रुपये की कीमत का होगा? हॉबी में जो चीज़ें होती हैं उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। ये डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी पर, उसकी कंडीशन पर और उसकी डिमांड पर। उसके तादाद कितने चाहने वाले हैं, कितने कलेक्टर्स हैं जिनके कलेक्शन में नहीं है, और उनके दरमियान कितना कंपटीशन है। ये सारे फैक्टर्स जो है ना किसी चीज़ की जो जमा कलेक्टिबल आइटम्स हैं उनकी कीमत का तयन करते हैं। अगर कलेक्शन की फील्ड में मैं यही सवाल आपसे फिर पूछूं कि 100 रुपीज़ का अगर ओवर प्रिंट नोट मौजूद है और कलेक्टर्स आपस में एक दूसरे से अगर ये बार्गेनिंग करना चाहें या तो अंदाज़ा मैं अपने नाजरीन तक ये पॉइंट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अंदाज़ा कितने का होगा 100 रुपये का नोट ओवर प्रिंट? हाँ, उसमें उसको हम 100 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू है। जी तो जी। लेकिन आज कल उसकी वैल्यू जो है वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो 100 रुपये नहीं होगी, 100 रुपये से मल्टीपल्स ज़्यादा होगी। अंदाज़ा ये कितनी मल्टीपल्स होगी? अंदाज़न उसको आप हज़ारों में भी ले सकते हैं और लाख के करीब। यानी नाजरीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वो नोट जो बंद हो चुके हैं, शाह साहब ये बता रहे हैं कि उनकी कीमत लाखों में भी हो सकती है। तो ये तो इंतहाई महंगा मशगला नहीं है क्या? ये कुछ नोटों के हवाले से तो आप महंगा कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये महंगा शौक़ नहीं है। ओवरऑल ये महंगा शौक ओवरऑल नहीं है, सिवाय चंद एक नोट। सिवाय चंद एक नोटों के। तो शाह जी, इसमें कौन कौन सी टर्म्स आप यूज़ करते हैं? अगर थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाने की खातिर आप बताएं कि नोटों को जो हम जमा करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास है, मैं बाज़ार गया और वहाँ से 100 रुपीज़ मैंने दिए दुकानदार को और उसमें से 20 रुपये की चीज़ ली और 80 रुपये मेरे पास आए, तो क्या वो 8 नोट अगर 10-10 वाले हैं तो क्या वो एक जैसे हैं, या उसमें आप क्या देखते हैं? आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में होगी? नोट मेरे लिए तो एक जैसी वैल्यू के हामिल हैं। इसके अंदर कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम तकरीबन बहुत सी चीज़ें इसमें देखते हैं। पहली बात तो ये है कि नोटों के अंदर जो डोमिनेशन है, उनकी जो वैल्यू है वो किस वैल्यू में जारी हुए, उसको हम देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये तक के नोट जो हैं वो मतरूक हो चुके हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये नोट चलते रहे हैं। तो उसमें तो पहले हम इनकी डोमिनेशन वाइज देखते हैं, कौन कौन सी डोमिनेशन इस वक्त चल रही हैं प्रेजेंटली, और इससे पहले कौन कौन सी थी। जो कलेक्टर्स हैं वो फिर तयन करते हैं कि हम अपनी कलेक्शन का आगाज़ कहाँ से करें, इस वक्त कौन कौन से नोट अवेलेबल हैं।
और दूसरी बात जहाँ तक आपने की, इसके अंदर जो मज़ीद ज़्यादा टर्म यूज़ हो रही हैं, जब हमें नोट हमारे हाथ में आता है जो परफेक्ट न्यू नोट होता है, बैंक से कॉपी की शक्ल में आता है और हम लेते हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि ईदी के मौके पे हमें नए नोट मिला करते थे, या शादी ब्याह के मौके पे नए नोट हमें नज़र आते हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ईद के मौका पर नए करेंसी नोटों का इजरा करती है। जो ये नए इस तरह के नए नोट होते हैं जो जिनके ऊपर कोई ख़म नहीं होता, कोई शिकन नहीं होती, उसको हम आम तौर पे टर्म यूज़ करते हैं यूएनसी, यूएनसी करेंसी नोट, अनसर्कुलेटेड अनसर्कुलेटेड करेंसी नोट, अनसर्कुलेटेड करेंसी नोट, जिसको हम यूएनसी कहते हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नोट जो यूएनसी होंगे, अच्छी हालत में होंगे, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी कलेक्शन में, कलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू एज से, कम्पेयर टू यूज एज कम्पेयर टू यूज Currency में। notes। सही। अच्छा, अगर कोई एक नोट हम अपने सामने रखते हैं, उस नोट के ऊपर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ज़्यादा दिलचस्पी जिसमें समझते हैं और क्यों? उसमें हम ये देखते हैं कि एक जो उसके ऊपर सिग्नेचर्स हैं गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक के, वो किसके सिग्नेचर्स हैं। यानी एक तो गवर्नर्स के जो सिग्नेचर हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि वक्त के तकाज़ों के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो गवर्नर्स हैं वो तैनात होते रहे और उनके दस्तखत के हामिल नोट मार्केट में आते चले गए। तो एक तो वो देखते हैं कि ये नोट, इसके ऊपर साइन किस गवर्नर के हैं, सबसे पहली बात तो ये हो गई है जी। और दूसरी बात, और पहली बात हम ये देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है, उसकी यूएनसी है। दूसरा हम उसमें देखते हैं इसमें सिग्नेचर किस गवर्नर के हैं। और तीसरा हम उसमें ये देखते हैं जैसे कि 2005 से पाकिस्तानी करेंसी नोटों के ऊपर ईयर प्रिंट होना शुरू हो गया। सही। तो अब जो कलेक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया और टफ भी हो गया, वो अपनी कलेक्शन में हर इशू होने वाले ईयर के नोट अपनी कलेक्शन में रखते हैं। यानी पाकिस्तानी करेंसी नोट के ऊपर सन भी अब प्रिंट किया जाने लगा है 2005 से। अच्छा, 2005 से लेकर अब हर साल किस साल का करेंसी नोट है, साइड पर हुकूमत पाकिस्तान ने सन भी प्रिंट करना शुरू कर दिया है। तो 2005 से पहले सन नहीं था? उससे पहले सन नहीं था। तो उससे पहले किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे ये नोट? अगर ये हमने जानना हो तो फिर हमारे पास कौन सा मियार है? इसके लिए हम आमतौर पर कैटलॉग्स अवेलेबल हैं इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में भी, और गैर मुल्की कैटलॉग्स करेंसी नोटों की, उसकी मदद से फिर हम ये पता करते हैं। जो सीनियर कलेक्टर्स हैं जब आपस में डिस्कशन करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं मालूमात के हवाले से, और गवर्नर्स के सिग्नेचर तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, उससे बहुत आसानी हो जाती है कि किस गवर्नर के हैं, वो गवर्नर कौन से टाइम में यहाँ मौजूद थे इस सीट पर। सही। अच्छा, सही। एक तो ये देखेंगे हम कि करेंसी नोट की पोजीशन क्या है, क्या वो यूएनसी है, अनसर्कुलेटेड करेंसी है, या वो यूज्ड में है? अच्छा, यूज्ड में क्या इसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं? जी, इसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जो बिल्कुल जैसे अनसर्कुलेटेड है और उसके बाद थोड़ा सा कोई शिकन आ रही है उसके अंदर, या थोड़ा सा फोल्डेड है, या वन टाइम वो इस्तेमाल हुआ है, वो इन वन हैंड टू अदर हैंड, वन स्टेप, उसको हम AUNC कहते हैं। AUNC मीन ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड। सही। तो ये UNC के बाद की ग्रेडिंग है, और उसके बाद फिर दर्जा बदर्जा ऐसी ग्रेडिंग होती है, जो आखिर में जाके जो बहुत ज़्यादा यूज्ड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुदा हालत में उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो उसको हम ऑलमोस्ट यूज्ड। शायद सोशल मीडिया पर बहुत सारी इस किस्म के अकाउंट्स मौजूद हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के करेंसी नोट्स को शो करते हैं आम अवामुन्नास को, और वो मुख्तलिफ तहरीरें लिखते हुए एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, एज़ पर इमेज। जी, ये एज़ पर इमेज से क्या मुराद है? एज़ पर इमेज से मुराद वो तस्वीर दे देते हैं कि जिसकी, और आजकल जो माशाल्लाह टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, जिसकी वजह से हम हाई रेजोल्यूशन में जब तस्वीर बनाते हैं, उसको जितना मर्ज़ी बड़ा कर कर देख लें तो उससे पता चल जाता है कि एक नोट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो उससे हमें उसका अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कंडीशन है और इस प्राइस में ये हमें जो मिल रहा है वो ठीक है या नहीं। हमें फ़ैसला करने में ज़रा उसकी सहूलत। सही। करेंसी नोटों के हवाले से नाज़रीन ने एक तो ये देखा जाता है कि वो AUNC है या UNC है, उसकी किस किस्म की सूरत हाल है नोट की बज़ाहिर।
इसके साथ एक ये चीज़ देखी जाती है कि उस पर सिग्नेचर किस गवर्नर के मौजूद हैं। और इसके साथ ही आजकल जो एक नया ट्रेंड जो 2005 से बताया जा रहा है कि वो प्रिंट किए जा रहे हैं ईयर वाइज। इसके साथ साथ हम अपने इस गुफ्तगू के सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के साथ। साथ रहिएगा। कमर्शियल ब्रेक। नोरप्लस ब्यूटी क्रीम जो आपके चेहरे को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नोरप्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पाक। प्रोडक्ट बाय HA इंटरप्राइजेज। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रानंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड, साहिवाल ऑफिस, तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 60। ये हैं तैमूर जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए। एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला अब हर जगह। वेलकम बैक नाजरीन। सैयद नदीम अख्तर साहब आज के हमारे मेहमान ख़ास हैं स्टूडियो में और जिनका मशगला करेंसी नोट कलेक्ट करना है। शाह साहब ये बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में करेंसी नोट की ग्रेडिंग की जा रही है जी। ये ग्रेडिंग से क्या मुराद है इंटरनेशनल पैमाने पर? ग्रेडिंग से मुराद वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनके मुताबिक वर्ल्ड वाइड जो कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक उसका दुनिया के किसी भी मुल्क का अगर करेंसी नोट है और वो कंडीशंस को मीट करता है तो उसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन उसकी बता दी जाती है, जिसको हम तौर पे जैसे मैंने बताया UNC, AUNC और उसके बाद एक्सीलेंट, वेरी फाइन, फाइन और फिर आखिरी जो लास्ट इसकी स्टेज है वो गुड की है। तो ये कलेक्टर्स के पास जो कलेक्शन मौजूद है करेंसी नोटों की,
वो कलेक्टर्स खुद अपनी मदद आपके तहत ये करवाते हैं ग्रेडिंग, या ये दरख्वास्त की जाती है, या इसका क्या अंदाज है? इसमें ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड कुछ एक्सपर्ट्स इसके मौजूद हैं करेंसी के, ये सर्टिफिकेशन करते हैं इसकी, और उनके पास इसका कंप्लीट नॉलेज होता है, और उसके मुताबिक वो उसको उनको दे दिया जाता है और उसकी बाकायदा फ़ीस पे की जाती है। उसके बाद वो इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसकी जो है वो सर्टिफिकेशन करते हैं और साथ ही उसकी ग्रेडिंग डिटरमिन करते हैं। सर्टिफिकेशन किस अंदाज में होगी, यानी वो कोई मार्किंग करेंगे उसकी या क्या करेंगे, उसमें नंबर्स देंगे उसको? उसमें यह है कि उस नोट के साथ उनका एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है जो पैकिंग के साथ ही उसको एंडोर्स कर देते हैं, जिसके अंदर उसमें लिखा होता है कि इसके कितने पर ये एक्सीलेंट है, फ़ाइन है, वेरी फ़ाइन है, गुड है, ये कंडीशन दे देते हैं, और साथ ही उनकी परसेंटेज आ रही होती है। ये सर्टिफिकेशन का जो सिलसिला है आप बता रहे हैं दुनिया भर में इस तरह से सर्टिफिकेशन की जाती है, क्या पाकिस्तान में भी कोई इदारा मौजूद है? पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है। यानी पाकिस्तान भर में ऐसा कोई इदारा इस वक्त तक मौजूद नहीं है। आप आज यहाँ क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे स्टूडियो से? इसमें ये है क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि वो उनके पास सारा इसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, और उनके पास एक्सपर्ट, उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर से भी ले जा सकते हैं, और उनकी कोऑपरेशन के साथ गवर्नमेंट सेक्टर से किस तरह की सर्टिफिकेशन कंपनी कायम की जा सकती है जो पाकिस्तानी करेंसी नोटों की सर्टिफिकेशन ग्रेडिंग कर सके। शाह साहब, कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पर दोबारा से हम आते हैं, तो कलेक्टर्स ये जो नोट जमा कर रहे हैं, नोटों के ऊपर उनकी मुख्तलिफ दिलचस्पी के पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे थे कि ये यूएनसी हैं या AUNC हैं, या गुड पोजीशन में है या बैड पोजीशन में है, या इसके साथ साथ किस गवर्नर के उसके ऊपर सिग्नेचर्स मौजूद हैं, या इसके साथ साथ वो कौन से ईयर से बिलोंग करता है। इसके साथ जो नंबर्स जो हुआ करते हैं नोट के, नंबरों का भी क्या इसमें कोई अमल दखल है कलेक्टर्स के? जी, इसमें उनका भी अमल दखल है। उसके अंदर जो डिजिटल नंबर्स हैं और उसके साथ कोई अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनको हम अपनी टर्म में यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स, उस प्रीफिक्स के जो हैं सिंगल प्रीफिक्स, डबल प्रीफिक्स, ट्रिपल प्रीफिक्स, ये भी कलेक्टर्स जो हैं उसको रखते हैं अपनी कलेक्शन में कि सिंगल प्रीफिक्स का नोट है, ये डबल प्रीफिक्स है, ये ट्रिपल प्रीफिक्स है। पाकिस्तान में आमतौर पे ट्रिपल प्रीफिक्स तक नोट चले हैं, और इसके अलावा प्रीफिक्स स्मॉल, लार्ज, मीडियम और इस तरह के जो प्रीफिक्स हैं वो भी जो कलेक्टर्स हैं उनके लिए दिलचस्पी का बाइस हैं। इसके अलावा जब कोई नया डिज़ाइन या नोट इशू इजरा करना हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो वो सबसे पहले उनके कुछ स्पेसिमेन नोट्स बनाकर अप्रूवल के लिए भिजवाते हैं जो मुख्तलिफ उनके इदारे हैं। वहाँ से जब वो वेरीफाई अप्रूवल उसकी हो जाती है तो उन स्पेसिमेन नोट्स को जो पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियात हैं उनको तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता है। स्पेसिमेन को, उसके ऊपर स्पेसिमेन इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में नमूना भी। शाह साहब, आम हमारे नाजरीन अगर ये समझना चाहें कि स्पेसिमेन होते क्या है, तो उसकी क्या मेन निशानी क्या होगी? उसमें पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसी नोट्स पे जो स्पेसिमेन जारी हुए हैं उसका मैं एक नमूना आपको दिखाता हूँ। जी। सैंपल, ये उर्दू में जो ओवर प्रिंट रेड कलर से लिखा हुआ है नमूना, और इसकी बैक साइड पे लिखे हुए हैं स्पेसिमेन इंग्लिश में। इस तरह के ये स्पेसिमेन जारी। तो ये जो नमूना और स्पेसिमेन लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रिंट किया गया है? गवर्नमेंट की तरफ से प्रिंट किया गया है। और इसमें एक जो कुछ दूसरी तरह के स्पेसिमेंस जारी हुए हैं वो ये नोट हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। सुराख, परफोरेशन जिसे हम कहते हैं, बारीक बारीक सुराखों से इसको परफोरेशन से लफ्ज़, वर्ड्स, स्पेसिमेन लिखा हुआ। अच्छा, ये जो नमूना या स्पेसिमेन लिखा है, इन नोटों के ऊपर नंबर्स नहीं होते? इनके ऊपर नंबर्स नहीं होते, या नंबर्स होते हैं तो ये 000 के डिजिट्स होते हैं। यानी ये 0000। नाजरीन, ऐसे नोट भी आपने शायद देखे हों किसी के पास कि करेंसी नोट है, सही है, फेक नहीं है, फोर्जरी नहीं है,
लेकिन उसके ऊपर जो नंबर हमें मिल रहा है वो 0000000। इससे मुराद स्पेसिमेन है और ये इंतहाई कीमती नोट के हैं, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। शाह साहब, जो कलेक्टर्स हैं इन तक ये नोट कैसे आते हैं? जैसे कि मैंने बताया, ये पाकिस्तान के सरकर्दा शख्सियात को तोहाइफ के तौर पर दिए जाते हैं, और क्योंकि वो इनका इतना इदराक नहीं रखते, शौक़ नहीं रखते, वो इसको यूजुअली लेकर उसको अपने दोस्तों को आकर दे देते हैं, जिसकी वजह से ये घूमते फिरते कलेक्टर्स तक आ जाते हैं। इनकी बज़ाहिर मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। स्पेसिमेंस हैव नो ऑफिशियल वैल्यूज़। सही। इनको हम बाज़ार में, मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कलेक्टर्स के लिए, कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इसमें शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो नंबर्स आपने फरमाया कि मुख्तलिफ नंबर्स जो मुख्तलिफ नोटों पर हुआ करते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं जी। एक टर्म मैंने कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बारहा सुनी कि बॉडी गार्ड नंबर। ये बॉडी गार्ड नंबर क्या टर्म है? उसमें जैसे कि नोटों की, करेंसी नोटों के ऊपर जो सीरियल नंबर डिजिट्स के शक्ल में होती हैं, उनकी तरतीब बदलती रहती है वक्त के साथ साथ। वक्त से मेरा मतलब है जो उनकी सीरियल प्रिंटिंग तादाद उसकी बढ़ती है, प्रिंट होती है, सर्कुलेशन में आती है, इशू होती है, तो वो नंबर्स की जो तरतीब है उसके अंदर सेंट्रल डिजिट के दाएं और बाएं जो डिजिट्स होंगे वो सिमिलर होंगे। अच्छा, उसको हम बॉडी गार्ड नंबर्स कहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कोई भी लीडर हो या कोई पर्सनैलिटी हो और वो अपने साथ बॉडीगार्ड रखा करता है, एक उसके दाएं हैं एक बाएं हैं और वो दोनों एक जैसे सेम यूनिफॉर्म में दिखाई देते हैं, तो ऐसे करेंसी नोट के जिनका सेंटर का जो फिगर होगा उसके दाएं भी सेम नंबर होगा, बाएं भी सेम नंबर होगा, उसके बाद फिर दाएं जो आ रहा है नंबर वही नंबर होगा जो उसके बाद बाएं साइड पर आ रहा है। शाह साहब, क्या आप यही फरमा रहे हैं? जी, मैं यही फरमा रहा था। और इसके साथ ही जो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपने बताया कि जो स्पेसिमेन नोट के ऊपर जो डिजिट्स होते हैं वो 7 टाइम्स 0000 होते हैं। इसी तरह अगर इसकी बजाय, ज़ीरो की बजाय अगर 1 7 टाइम्स 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8 9 तक के जो डिजिट जाएंगे वो स्पेसिमेन नहीं होंगे, वो फैंसी नंबर कहलाते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि ये करेंसी नोट जो हैं, मैंने कुछ करेंसी नोटों पर देखा है, उस पर लिखा है ओनली यूज फॉर सऊदी अरेबिया एंड इराक, हज नोट। ये क्या चीज़ है? उसमें ऐसा था कि पाकिस्तान के तकरीबन कोई 3 दहाइयों तक इस तरह के नोट चलते रहे हैं कि जो स्पेशली हज पर जाने वाले लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती थी और वो वहाँ पर उसको इस्तेमाल करते थे सऊदी अरब में। बाद में वो सऊदी अरब से सारे नोट इकट्ठे करके गवर्नमेंट के ज़रिए फिर उसको एक्सचेंज कर लेते थे। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि जो हुजाज कराम यहाँ से पाकिस्तान से जाया करते थे सऊदी अरेबिया, हुकूमत पाकिस्तान उनको मखसूस करेंसी दिया करती थी, वो करेंसी हुआ करती थी पाकिस्तान की, लेकिन आम करेंसी में और उस करेंसी में जो फ़र्क हुआ करता था, जो डिफ्रेंशिएट था, वो ये था कि उस करेंसी के ऊपर वाज़ेह तौर पे हज नोट लिखा होता था। उर्दू में हुआ करता था शाह साहब, ये वो उर्दू में भी था और इंग्लिश में भी उसकी तहरीर होती थी। और दूसरी बात ये है कि उन नोटों का डिज़ाइन तो पाकिस्तानी नोटों के डिज़ाइन के मुताबिक ही होता था, अलबत्ता उसके कलर चेंज हुआ करते थे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नोट्स, यानी ये तीनों जो हैं ये हज नोट हैं, हज नोट्स, इनके ऊपर लिखा हुआ भी है हज नोट और इनका कलर भी आम करेंसी नोट की निस्बत मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ कलर्स। अच्छा, वो हुजाज कराम जब ये नोट लेकर जाया करते थे सऊदी अरेबिया, वहाँ ये नोट उनको हैंड ओवर कर दिया करते थे और वहाँ से वो रियाल ले लेते थे? नहीं, रियाल नहीं, हाँ रियाल लेकर वहाँ पर वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते थे और बाद में वही करेंसी और फिर वहाँ की गवर्नमेंट वही करेंसी हमारी गवर्नमेंट को वापस हैंड ओवर कर दिया करती थी, एक्सचेंज कर दिया करती थी। ये सिलसिला तकरीबन 3 दहाइयों तक जारी रहा। तो इनको हज नोट का नाम दिया। हज नोट जो है ये कलेक्टर्स के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत के हामिल है? करेंसी नोटों की कलेक्शन में जो कलेक्टर्स हैं उनके लिए तो ज़रा सा भी कोई पहलू दिलचस्पी का आता है तो ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और इसमें तो ये एक बहुत बड़ा पहलू था कि इसके ऊपर ओवर प्रिंट हज नोट किया हुआ था और कलर वेरिएशन था।
और पाकिस्तान आम तौर पर करेंसी एक मुल्क की करेंसी एक मुल्क में ही इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसमें खुसूसी बात ये थी कि ये इशू यहाँ से होता था और इस्तेमाल सिर्फ वहीं हुआ करता था, सऊदी अरब में। यानी ये एक इंतहाई दिलचस्प बात है, दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी, बल्कि उस मुल्क की हुकूमत के बिहाफ पर दूसरा मुल्क उसको इस्तेमाल किया करता था। ये एक बड़ी दिलचस्प बात सैयद नदीम अख्तर साहब ने हमें हमारे नाजरीन को बताई। तो शाह साहब, ये जो नंबर्स हुआ करते हैं नोटों पर मुख्तलिफ, इसमें बहुत ज़्यादा दिलकश बाजू का चार्मिंग के हामिल नंबर्स हुआ करते हैं, सेम नंबर्स वगैरह चला करते हैं, इनके हवाले से क्या फरमाएंगे आप? इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं हम, रिपीटर। उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं, 01 01 01 12 12 12, इस तरह के जो नोट्स हैं वो रिपीटर्स नंबर कहलाते हैं। और इसमें इसी तरह के थोड़ा सा एक और इसमें एक पहलू भी है नंबर्स के अलावा, करेंसी के नोटों के ऊपर नंबर्स के हवाले से हॉली नंबर्स का है। तो इसमें जो लफ्ज़ 786 है, इस्लामी नुक्ता नज़र से हम उसको इस्लामिक नंबर डिजिट ख्याल करते हैं। जो करेंसी नोटों के ऊपर आता है, चाहे वो शुरू में आ जाए या आखिर में या सेंटर में, तो वो नोट्स भी जो इनके ऊपर 786 लिखा हुआ आ रहा है, तो वो कलेक्टर्स के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और फैंसी नंबर से क्या मुराद लेते हैं आप? फैंसी नंबर से मुराद के एक ही नंबर मुसलसल अगर तसलसल में आ रहा है तो उसको हम फैंसी नंबर्स कहते हैं। नाजरीन, यहाँ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हुआ चाहता है। मैं सैयद नदीम अख्तर साहब से ये इल्तमास करूँगा कि आज एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आम अवामुन्नास को अगर कोई पैगाम देना चाहें तो वो पैगाम आपकी तरफ से क्या होगा? एन न्यूज़ के तवस्सुत से मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तानी करेंसी नोट के ऊपर कोई तहरीर दर्ज ना करें और इसका इस्तेमाल वही रखें जो आम इस्तेमाल के लिए है। और इसको जैसे मैंने बताया कि हारों में इस्तेमाल करना, तोड़ना मरोड़ना, जानबूझ के उसकी इमेज को ख़राब करना, ये इसके पाकिस्तान की जो है करेंसी नोटों के हवाले से उसके तशख़्ख़ुस को बहाल रखें, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता और ना वहाँ पर ये रिवायत है। ये रिवायत सिर्फ़ हमारे लोगों में थी और मैं समझता हूँ ये कम इल्मी की वजह से थी, लेकिन जो हमारा ये पैगाम जाएगा तो उम्मीद है कि लोग इसका अच्छा रिस्पांस देंगे। नाजरीन, ये थे सैयद नदीम अख्तर साहब जो बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत ये पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तानी करेंसी नोटों के ऊपर किसी किस्म की तहरीर आम अवामुन्नास को चाहिए कि बिल्कुल ना लिखें। पूरी दुनिया भर में इस किस्म के वाक़यात मुख्तलिफ़ औक़ात होते रहे कि वो वहाँ के लोग अपनी करेंसी नोट के ऊपर तहरीर करते रहे। शायद यही वजह थी कि दुनिया भर में इस वक्त बहुत सारे ममालिक की तादाद ऐसी है कि जो प्लास्टिक नोटों का आगाज़ कर चुकी है और उनको पॉलीमर करेंसी नोट कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पाकिस्तान में अभी तक पॉलीमर करेंसी नोट का इजरा अमल में नहीं आया। एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी पॉलीमर करेंसी नोट का इजरा अमल में आना चाहिए। और पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं, पूरी दुनिया की तरह दो तरह के करेंसी नोट हुआ करते हैं। एक कॉमेमोरेटिव्स हुआ करते हैं और दूसरा रेगुलर्स हुआ करते हैं। यकीनन रेगुलर करेंसी नोट्स वो हुआ करते हैं जो आम लेन देन में हम इस्तेमाल किया करते हैं, और कॉमेमोरेटिव जो करेंसी नोट हुआ करते हैं वो हुआ करते हैं जो किसी ख़ास वाक़ये, किसी ख़ास शख्सियत के हवाले से मोतबर हुआ करते हैं और उनसे मुंसलिक हुआ करते हैं। पाकिस्तान में करेंसी नोटों की तारीख़ में सिर्फ़ और सिर्फ एक करेंसी नोट ऐसा है जो यादगारी कहलाता है, और वो 5 रुपये का करेंसी नोट है, और उसकी बैक पर सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ का जो खूबसूरत एक मज़ार किला कोना कासिम बाग पर वाक़िया है, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की पिक मौजूद है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आबिद सहर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।